स्क्रीनशॉट ले लो जितने बच्चे। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ आ रही है सर। बच्चों ने ज्वाइन किया सर? हाँ हाँ बच्चे जो है। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर शुरू कीजिए। शुरू करूँ? ओके, थैंक यू। हाँ सर। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? घर पे होगे? बहुत अच्छे से होगे आप लोग। कल हम लोग ने आपके राजनीति विज्ञान का पहला पाठ संविधान की प्रगति पढ़ी। अब संविधान की प्रगति में हमने कल जो पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा दोहरा लेते हैं, क्योंकि आज ये जो पाठ है, आज हमको उसके आगे का पढ़ना है। तो संविधान की प्रगति जो भी है, हमको जो पाठ कंप्लीट करना है। हाँ, अब इसमें हमको करना क्या है यहाँ पर? तो संविधान की प्रगति में पहला जो अपना पाठ पढ़ा हमने, तो कल हमने इसके अंदर 3 मुद्दे ध्यान दिए। एक पहला लोकतंत्र पढ़ा, दूसरा सामाजिक न्याय और समता, और तीसरा है मुद्दा न्याय व्यवस्था। तो कल हमने लोकतंत्र के बारे में जाना। लोकतंत्र, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब इस लोकतांत्रिक देश में आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा लोकतंत्र जैसा कि कल हमने जाना, आपको दूसरे मैडम ने पढ़ाया होगा कल, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का राज। आपने इसके बारे में पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, बाकी क्लासों में भी आप इसके बारे में जान चुके हैं। तो लोकतंत्र में कल हम लोग ने पढ़ा मानव मताधिकार, राजनीतिक परिपक्वता, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आरटीआई आपने कल पढ़ा होगा, जो सन 2005 में निकली। इसके बारे में जानकारी हमने कल हासिल की, जिसके बारे में आपने अच्छी तरह जाना, अच्छी तरह आप लोगों ने उसको पढ़ा कल। आज हम करने जा रहे हैं उसी के आगे वाला पाठ, सेम पाठ है। पाठ का नाम जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, संविधान की प्रगति हमारे राजनीति विज्ञान में। आज हमको करना है सामाजिक न्याय और समता। बच्चों, आपको पहले ही बता दूं, जो भी चीजें मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आपको वो चीजों को अपनी कॉपियों पर नोट करना है, ताकि जब आप किताब पढ़ने बैठे, जब आप अपना पाठ पढ़ने बैठे, तो आपको वो पाठ अच्छी तरह समझ में आए। तो मेरी लिखी हुई जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। साथ में जब कहूंगा लिखने के लिए, तो आपको लिखना है। जब मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको यहाँ पर कैमरे पर ध्यान देना है, आपको आवाज सुननी है और समाज में चलते रहना है अपने को। ठीक है? तो सारे बच्चे तैयार होंगे, कॉपी पेन अपना निकाल लेंगे लिखने के लिए। जैसा कि आपको इसके पहले वाली क्लास, जब मैंने पाठ नंबर 1 लिया था इतिहास का, तब आप लोग को मैंने ऐसा ही कराया था, यही जानकारी दी थी इतिहास लेखन और पश्चिमी परंपरा में। वैसे ही आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं संविधान की प्रगति पाठ में 1 में, जो हमने कल सूचना का अधिकार पढ़ लिया है, आज हमको उसके आगे पढ़ना है। तो उसके आगे पढ़ने में हमारा सबसे पहला आता है सामाजिक न्याय और समता। जैसा कि यहाँ पे 2 शब्द लिखे हैं, न्याय और समता। न्याय का मतलब आप सभी को पता ही होगा। न्याय, हमको जब न्याय नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं, हम न्याय लेने के लिए हमारे पास, अगर हमारे स्कूल में हमारे ऊपर किसी ने अन्याय किया, तो हम अन्याय को जब हमारे ऊपर करता है, हम जाते हैं हमारे शिक्षकों के पास, हमारे प्रिंसिपल के पास, कि हमारे ऊपर ये अन्याय हो रहा है। तो उसको क्या करते हैं लोग? उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं और आपके साथ में आपका न्याय होता है। समता का मतलब होता है सभी को एक बराबर अधिकार। जब सबको एक बराबर अधिकार होता है तो उसी को कहा जाता है समता। तो अपना हमारे देश में समता यानी एक बराबर अधिकार सभी को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो एक बराबर न्याय है, एक बराबर, तो लोकतंत्र ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पाठ में 3 चीजें दी गई हैं। पहला लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक न्याय समता और तीसरा है न्याय व्यवस्था। तो हमारे संविधान ने, जैसा कि पाठ का नाम ही है संविधान की प्रगति, तो संविधान हमारा लिखा गया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा, जिन्होंने अपनी लोकतंत्र की जो किताब है
हमारी संविधान, उस संविधान की किताब में हमको 3 चीजें दी। 3 चीजों के अंदर पहली चीजें दी हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र जिसके बारे में आपने कल पढ़ा, उस लोकतंत्र में हमको मताधिकार, मताधिकार यानी हमको वोट देने का अधिकार है, जो कि कल आपने पढ़ा कि हमारे देश में 18 वर्ष के ऊपर जितने भी स्त्री और पुरुष यानी लड़के और लड़कियां जो भी 18 साल के ऊपर हो जाएंगे, उनको हमारे देश में मताधिकार, अपनी सरकार खुद चुनने का, निर्णय लेने का अधिकार हमारे लोकतंत्र यानी संविधान की किताब ने उनको दिया हुआ है। ये हमने कल पढ़ा। फिर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण करने का मतलब आपको कल भी बताया गया था, आज फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं। विकेंद्रीकरण करने का मतलब सारी व्यवस्था एक आदमी के हाथ में न देते हुए, हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, इसको हमने पढ़ा। तो ये 73वें और 74वें संविधान का संशोधन जब किया गया तो उसमें उसके बाद इसके अधिकारों को स्वीकार किया गया, और अधिकारों को स्वीकार करने के बाद आगे चीजें बढ़ी। उसके बाद कल हमने और एक चीज पढ़ा, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा 2005 में आई। अब 2005 में आने के बाद ये आरटीआई का अधिकार, इसमें सभी लोग नागरिक सहभागी हों। हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं सभी सहभागी हो, सभी से संवाद बढ़ना चाहिए, सभी को आदान प्रदान का अवसर मिलना चाहिए, और सरकार और नागरिकों के बीच जितनी दूरी कम होगी उतनी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुत ही अच्छी होगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ सकती है। क्यों? जब मेरा और आपका, स्टूडेंट और टीचरों का जब रिश्ता आपस में ही घनिष्ठ हो जाएगा, तो मुझे किसी भी बात को समझाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे उस बात को समझ जाएंगे, स्टूडेंट उस बात को समझ जाएंगे, और साथ में शिक्षक जो बोलना चाहता है, शिक्षकों के मन की बात वो समझेंगे। वही चीज सेम किया गया है हमारे देश में भी। हमारे देश में भी सूचना का अधिकार दिया गया है, यानी आरटीआई दिया गया है। यानी हमको सरकार के बारे में, सरकार के कामों के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए कि सरकार ने कब, कहां, कितना, कैसे काम किया, कितना पैसा खर्चा किया, तो एक पारदर्शिता बनाई गई है हमारे और सरकार के बीच में, ताकि हम सरकार को क्या बातों को, अगर सरकार कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है, या सरकार से कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप ये सूचना के अधिकार के तहत आप उसको मांग सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, सामाजिक न्याय और समता। अब सामाजिक न्याय और समता, न्याय का मतलब ही आपको बता दिया, आपके साथ में न्याय यानी जो हम लेने के लिए जाते हैं। अगर हमारे समाज में किसी के साथ पहले अन्याय होता है तो सबसे पहले वो कोर्ट नहीं जाता, वो न्यायालय नहीं जाता, सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिर वहां पे वो कंप्लेन करता है। कंप्लेन करने के बाद तब वो पुलिस की व्यवस्था से आगे बढ़ती है, फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, फिर वहां उसको न्याय नहीं मिलता तो वो जाता है कहाँ, न्यायालय में जाता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमको अधिकार किसने दिए हैं? ये सारे के सारे अधिकार हमको हमारे संविधान, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखे गए हैं, हमारी संविधान की जो किताब है उसमें हमको ये दिया गया है। तो आप सभी लोगों के पास पेन और कॉपी अब तैयार हो गई होगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पुराना दोहरा दिया आपको। कल जो पढ़े थे हमने उसको दोहरा दिया। आज हम उसके आगे सामाजिक न्याय और समता। अब सामाजिक न्याय और समता ये 2 मूल्यों पर आधारित है। अब ये 2 मूल्यों पर आधारित समाज में, नए समाज का, जब आप लोग किताब खोलेंगे तो आपकी किताब के अंदर आपको दिखाई देगा ये पॉइंट। तो 2 चीजों पर आधारित है हमारी ये। तो नए समाज का निर्माण करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसी दिशा में अग्रसर होने के कारण हमको स्पष्ट कर दिया गया, क्या स्पष्ट कर दिया गया कि हमारे देश में जो भी, अब हमारे देश में सामाजिक न्याय और उसको प्रस्थापित करने का तात्पर्य क्या है? तो उसको तात्पर्य यह है कि जिन सामाजिक कारणों से व्यक्तियों पर अन्याय होता है, उस अन्याय को दूर करना और व्यक्ति के रूप में सभी का स्तर समान होता है, इसका आग्रह करना। अब चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, वंश का हो, संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच न करते हुए, भेदभाव न करते हुए सभी का विकास करना, ये हमको क्या बताता है, प्रदान करना, ये न्याय कहलाता है, ये समता कहलाती है। तो समता और न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग साथ में लिखते हुए चलोगे। क्या लिखते हुए चलोगे? कि जिन सामाजिक कारणों से
जिन सामाजिक कारणों से, जैसा कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बच्चों, आप लोग को देखते हुए चलना है उसको, तो जिन सामाजिक कारणों से हमको क्या करना है, व्यक्ति पर अन्याय होता है, उनको दूर करके न्याय दिलाना व धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान न देखते हुए व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार करना। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा, सामाजिक न्याय और समता में जिन सामाजिक कारणों से व्यक्ति पर अन्याय होता है। अब हमारे देश में, हमारे यहाँ पर बहुत सारे आज भी कारण हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे सामाजिक कारण इतने ज्यादा हैं कि कभी हम किसी को धर्म के नाम पर बांट देते हैं, कभी जाति के नाम पे बांटते हैं, कभी वंश के नाम पे बांटते हैं, कभी जन्म स्थान के नाम पे बांटते हैं। हम एक साथ मिले हुए हैं, फिर भी एक साथ मिले होते हुए भी हम एक साथ न मिले हुए हैं। कुछ लोग जो अराजक तत्व होते हैं वो हमारे देश में लोगों को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमारे लोग, हम भारतीय हैं, लेकिन हमने कसम खा के रखी, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, हम कभी टूटने वाले नहीं हैं। तो हमारे देश में अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ में न्याय नहीं हो रहा है, तो न्याय नहीं हो रहा है तो वो लोकतंत्र का दरवाजा खटखटा सकता है और लोकतंत्र में जाकर, यानी हमारी संविधान की किताब जो लिखी गई है, उस संविधान किताब के तहत वो न्याय मांग सकता है। और ये जो न्याय की बातें हैं जो हमारी किताब में दी गई हैं कि हमको बिना किसी धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान को न देखते हुए व्यक्ति के साथ में समता का व्यवहार करना। अब समता का मतलब ही आपको मैंने बता दिया। आपको समता का मतलब क्या, आपको अभी बताया, एक साथ, यानी सभी लोग समान हैं। समता का व्यवहार करना, यही हमारे देश में क्या कहला रहा है, समता। अब यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट शुरू होता है आरक्षित स्थानों की नीति। अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 जो कि हम लोग देखेंगे, और बच्चे आप लोग लिखते हुए भी चलोगे साथ में। आरक्षित स्थानों की नीति। आरक्षित, अब यहाँ पे आरक्षित से मतलब क्या होता है, आप लोग सभी लोग ट्रेन में सफर करते ही होंगे, सभी लोग अपने अपने गांव जाते ही होंगे। जब हम गांव जाते हैं तो हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो, सर। हाँ सर, हाँ हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। आवाज़ आ रही है सर, मेरे तरफ भी नेटवर्क का इशू है ना, बीच बीच में मुझे अभी क्लियर नहीं आ रही है, बच्चों को मालूम नहीं आ रही कि नहीं। अरे ओके, हाँ ठीक है ठीक है। सर किसी बच्चे को लाइन पे लीजिए ना, फिर तो आइडिया आएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ अंजू गुम्फा, बोलो बेटा, आवाज़ आ रही है क्लियर? अंजू गुम्फा। हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो अंजू। खुशी जायसवाल, आवाज़ आ रही है बेटा? खुशी, हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? सर आ रही है सर। आ रही है बेटा आवाज? यस सर। ओके बेटा, ओके ओके, चलिए। ठीक है बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, कट गया था। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, आरक्षित स्थानों की नीति। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है आरक्षित स्थान। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, हम सभी लोग ट्रेन से सफर करते हैं। जब हम ट्रेन से सफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अपना टिकट रिजर्व करा लेते हैं।
अंग्रेजी में रिजर्व शब्द है, उसी शब्द को हिंदी में इस्तेमाल किया गया है और उसी शब्द को क्या कहते हैं? आरक्षित। आरक्षित का मतलब अपना स्थान सुरक्षित कर लेना। तो हमारे देश में जो जनसमूह, सामाजिक वर्ग, शिक्षा और रोजगार, शिक्षा का मतलब पढ़ाई लिखाई, रोजगार का मतलब आपको नौकरी के अवसरों से दीर्घ काल से वंचित रहे हैं, यानी उनको कभी ये अवसर दिया ही नहीं गया और उनको ये काम करने का मौका नहीं दिया गया, ना पढ़ाई लिखाई करने का मौका दिया गया, ऐसे हमारे देश में जो लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, उन लोगों के लिए हमारे देश में क्या कर दिया गया? अनुसूचित जाति में उनको रखा गया। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आप कह सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पर आदिवासी जाति है जो आती है अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जाति के अंदर हमारे यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो आते हैं, जो कि हमारे राज्य में, हमारे देश में सारे हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा और नौकरी में स्थान देना, शिक्षा और नौकरी में स्थान देने के साथ में पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य था। तो आरक्षण की नीति के अंतर्गत हमारे देश में, मैं इसको लिखते चलूंगा, जिन लोगों पर दीर्घ काल से अन्याय हुआ उसको देखते हुए उन्हें शिक्षा व रोजगार में अवसर प्रदान करना। अब आरक्षित का मतलब आपको समझा दिया मैंने कि ऐसे लोग जिनके ऊपर दीर्घकाल से अन्याय हुआ है, ऐसे लोगों के अंदर मैंने अभी नाम बताया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों को हमारे शिक्षा में, हमारे देश में उनको रोजगार में उनको स्थान देना। यानी हमारे देश में अगर 100 नौकरियां हैं तो 100 नौकरियों के अंदर हमारे देश में 41% या 40% या 50% जो भी नौकरी का स्थान उनके लिए बनता है, उनकी सीटों को उनके लिए आरक्षित कर देना, ये हमारे देश का है। ये केवल शिक्षा और रोजगार में ही नहीं है, शिक्षा और रोजगार के अलावा हमारे देश में, जैसा हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश के अंदर हर जगह क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। जब चुनाव होते हैं हमारे देश में, तो उन चुनावों में भी बहुत सारी जो जगह ऐसी होती हैं जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही कोई सदस्य खड़ा होगा और उनको वहां पर हमको वोट करना पड़ेगा। तो ये हमारे संविधान ने एक अधिकार दिया। किस तरह का अधिकार दिया? कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हमको क्या करना है? उनको एक आरक्षित स्थान देना है। अब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए दूसरी क्या चीज दी? लोकतंत्र हमारे संविधान में दूसरी क्या क्या चीज दी? तो उनके लिए अत्याचारों से, दूसरा पॉइंट है, अत्याचारों से सुरक्षा वाला कानून, अत्याचारों से सुरक्षा वाला कानून। ये अभी किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, अगर वो हमारी सामाजिक न्याय और समता, जैसे उसके अंदर हमारे ये बताया गया है, सामाजिक न्याय और समता के अंदर आ गए हैं और सामाजिक न्याय और समता हमारे देश में हम प्रस्थापित करना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य भी एक ही होता है कि जो कानून बनाया गया है उस कानून के अंतर्गत हमारे देश में किसी भी व्यक्ति पर अन्याय न हो। लेकिन हमारे देश में अगर वो व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है और किसी ने उनके ऊपर अत्याचार किया, अन्याय किया, तो उस संबंध में हमारे देश में होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए एक प्रावधान बनाया गया है। एक प्रावधान बनाया गया है। उस प्रावधान को आपने अगर नाम सुना होगा तो एट्रोसिटी एक्ट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में सारे अनुसूचित जाति और जनजातियों को न्याय मिले। तो इस प्रावधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर, वो अनुसूचित जाति और जनजाति का हो, उसको न्याय मिलने के लिए मैं बात कर रहा हूं आरक्षित स्थानों में। किसकी बात कर रहा हूं? जिन लोगों पर दीर्घकाल से अन्याय हुआ था। कौन है वो लोग? अनुसूचित, मैं वापिस से लिख देता हूं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित
जनजाति। तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो भी है हमारे देश में, ऐसे बहुत सारी जातियां हैं। आप लोगों के उसके बारे में डिटेल में फिर जब समय मिलेगा तब आपको बताऊंगा हमारे देश में कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जातियों में आती हैं, अनुसूचित जनजातियों में आती हैं। तो हमको इस बारे में अगर, तो उनको अगर अन्याय होता है तो उनके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है कि आपने अगर इनके ऊपर अन्याय किया है तो उनको क्या मिलना चाहिए, दंड। तो ये प्रावधान, ये दूसरा कानून रखा गया कि अत्याचारों से सुरक्षा देने वाला कानून हमारे देश में किसी को भी अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो उसको सुरक्षा देने वाला कानून दूसरे में रखा गया कि अत्याचारों से सुरक्षा वाला कानून। तो समता और न्याय के अंतर्गत पहला क्या रखा गया, हमारे देश में अनुसूचित स्थानों की नीति रखी गई, यानी हमारे देश में अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं उनको आरक्षित स्थान दिए गए। दूसरा, अत्याचारों से सुरक्षा वाला कानून, अत्याचार जो उनके ऊपर हो रहे हैं उनको बचाव करने के लिए, उनके ऊपर कोई अत्याचार और अन्याय न करे। ऐसे तो भारत में सभी के ऊपर अन्याय अत्याचार न हो, इसके लिए संविधान बनाया गया। लेकिन हमारे यहाँ से, जैसे कि मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पर, जिन कारणों से जिस व्यक्ति पर दीर्घकाल से अन्याय हो रहा है, दीर्घकाल से अन्याय न हो, ऐसी जातियां थी हमारे यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति, इन लोगों के ऊपर अन्याय न हो इसके लिए उनके लिए आरक्षित स्थान रखे गए, उनके लिए अत्याचारों से सुरक्षा वाला कानून बनाया गया। अब हमारे देश में आते हैं, तीसरे में आते हैं अल्पसंख्यक। अब आते हैं अल्पसंख्यक। अब ये आप लोग पूछेंगे अल्पसंख्यक क्या है। तो हमारा देश, जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारे देश में अलग अलग धर्मों में कौन कौन से धर्म आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये 4 मेन धर्म में आते हैं। उसके बाद आपने देखा ही होगा जैन, पारसी, बौद्ध। तो हमारे देश में जो हिंदू वर्ग जो आता है वो सबसे ज्यादा आता है, तो उसको हमारे देश में रखा गया है बहुसंख्यक में। लेकिन बाकी जो बचे हुए जो लोग हैं हमारे देश में, बौद्ध, पारसी, सिख, हमारे यहाँ पे मुसलमान यानी इस्लाम, ये जो धर्म के लोग हैं ये हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा न होते हुए भी थोड़े हैं। तो इन वर्गों के साथ में, यानी हमारे बहुसंख्यक जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग से कभी अन्याय न करें, उनके ऊपर अत्याचार न हो, उनको भी नौकरियों में स्थान मिले, उनको भी रोजगार मिले। इस कारण हमारे संविधान ने क्या किया गया, अल्पसंख्यक कानून भी बनाया। अल्पसंख्यकों के लिए भी उन्होंने क्या बनाया कि अल्पसंख्यक भी आराम से हमारे देश में संविधान का सहारा लेकर, बिना, फिर वही चीज आ जाएगी कि बिना किसी जाति, अब अल्पसंख्यक में सारे जितने धर्मों का नाम मैंने बताया वो आपने बताया मैंने, उसमें मुसलमान भी आता है, उसमें पारसी भी आता है, उसमें बौद्ध भी आता है, उसमें ईसाई भी आता है। ये सारे धर्मों के लोग, ये सारे धर्मों के लोगों के ऊपर कभी हमारे यहाँ बहुसंख्यक में जो भी हैं, हिंदू हैं, तो ये लोग कभी उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार न करे, इसके लिए हमारे संविधान ने उनको भी एक कानून बना के दिया। और उनके कानून के अंतर्गत उनको क्या किया गया, उनको सारे अधिकार दिए गए अन्याय को दूर करने के लिए। शोषण उनके साथ न हो, शोषण का विरोध, शोषण का विरोध करना, जाति, धर्म के आधार पर हो रहे अन्याय को दूर करना। तो अल्पसंख्यक वर्ग में जो हमारे देश में आ रहे हैं उनके ऊपर अगर हमारे देश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो उनके शोषण को, उनको विरोध करना, उनके पास ये अधिकार है जो कि संविधान ने दिया, चाहे उन जाति के आधार पर हो रहा है चाहे धर्म के आधार पर हो रहा है, उन अधिकारों को दूर करके उनको, अल्पसंख्यक वर्ग को हमारे संविधान ने एक सहारा दिया ताकि वे लोग भी अच्छी तरह हमारे देश में रह सकें, उनके ऊपर कोई अत्याचार अन्याय न हो। इसके लिए हमारे देश में ये भी कानून बना के रखा गया है। अब आप लोगों ने, मैंने इतना बात लिख दिया होगा, आप लोगों ने सभी को इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट करने जा रहे हैं, महिलाओं से संबंधित पॉइंट है वो। अब हमारे देश में और किसको अधिकार दिया गया, तो पहला जो अधिकार आपको बता दिया, आरक्षित स्थानों की नीति, वो बताया। फिर अत्याचारों से सुरक्षा वाला कानून, ये बताया आपको मैंने। फिर तीसरा चीज बताया मैंने आपको, अल्पसंख्यक।
अल्पसंख्यक अभी आपको बता दिया कि अल्पसंख्यक हमारे देश में कौन कौन है। तो अब अगला जो आता है, हमारे देश में और किसको स्थान दिया गया। अब हमारे देश में पहले से ही मालूम है कि हमारे देश में बहुत सारी निरक्षरता है। हमारे देश में कभी भी जो महिला वर्ग थी उनको पढ़ने के लिए इतना ज्यादा छूट नहीं थी। पहले हमारे देश में महिलाओं को, स्त्रियों को वो स्थान नहीं दिया जा रहा था जो स्थान उनको मिलना चाहिए। तो हमारे संविधान ने महिलाओं के लिए भी कानून बना दिया। तो महिलाओं से संबंधित कानून, अगला पॉइंट आता है चौथा, महिलाओं से संबंधित कानून व प्रतिनिधित्व। अब हमारे देश में महिलाओं से संबंधित कानून, महिलाओं के लिए भी कानून बना के रख दिया गया, जिसके कारण उनकी उन्नति हो सके, जिसके कारण महिलाएं आगे बढ़ सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अब हमारे यहाँ पर महिला जो होती है, शादी करने के बाद वो अपना पिता का घर छोड़ देती है। पिता का घर छोड़ने के बाद वो अपने पति के घर पे चले जाती है। तो पिता या पति दोनों की संपत्ति में बराबर का स्थान प्राप्त करना, साथ में अपने यहाँ पर रोटी रोजगार में महिलाओं को आगे बढ़े, महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, ताकि महिलाएं रोटी रोजगार के साथ में हमारे देश में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में हमारे देश का नाम रोशन कर सके। इसके लिए कानून बना के दिया गया कि महिलाओं से संबंधित कानून और उसका प्रतिनिधित्व। तो हमारे देश में ऐसे कानून बना दिए गए कि महिलाओं के लिए, कि पहला पॉइंट, पिता या पति की संपत्ति में स्थान, पिता या पति के संपत्ति में स्थान। दूसरा, दहेज प्रतिबंधक कानून। हमारे देश में आज हमारे देश की समस्या ही है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। तो दहेज प्रतिबंधक कानून, जिसके कारण हमारे देश में कोई दहेज ना लेने पाए, हमारे देश की कोई बहन बेटी इनके ऊपर अत्याचार ना हो, और इसीलिए बना दिया गया। और अगला रखा गया यौन शोषण यानी यौन अत्याचार उनके ऊपर जो किया जा रहा है, चाहे वो पति के द्वारा किया जा रहा है या पिता के द्वारा किया जा रहा है। तो यौन अत्याचार से बचने के लिए कानून। तो हमारे देश में पिता और पति के जो भी संपत्ति है उसमें सभी को बराबर स्थान मिले। दूसरा, उनको रोटी रोजगार के अवसर मिले। साथ में अगर लड़की की शादी किसी कारणवश दहेज के कारण अगर नहीं हो पा रही है, सामने वाला जो लड़की का पिता है अगर वो दहेज मांग रहा है, तो उस दहेज से बचने के लिए हमारे लिए क्या कानून बना दिया गया? हमारे लिए दहेज प्रतिबंधक कानून बना गया। साथ में यौन अत्याचार चाहे पिता के घर पे हो रहा है, चाहे पति के घर पे हो रहा है, चाहे समाज में कोई कर रहा है, तो उनके लिए भी कानून बनाया गया। साथ में इसमें एक शब्द और आएगा यहाँ पर, घरेलू हिंसा। यहाँ पर एक शब्द और आएगा, घरेलू हिंसा। ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आपके यहाँ पे, आपके जो देश में, हमारे यहाँ पर लोगों के ऊपर लड़कियों को दोहरा स्थान दिया जाता है, दोहम स्थान दिया जाता है। तो ये लड़कियां, महिलाएं अपने आप को शुरू अच्छे रखें, इसके लिए ये कदम उठाए गए। साथ में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये तो कानून बना के दे दिया गया। अब उनके प्रतिनिधित्व की बात आती है कि हमारे देश में महिलाएं किस प्रकार आगे बढ़े, किस प्रकार अपना नाम करें, किस प्रकार हमारे देश की महिलाओं को, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया लड़ाई का, उसी प्रकार हमारे देश की बाकी महिलाएं भी उन्हीं को मानकर, हमारे देश में उन्हीं को मानकर, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने हमारे देश में बहुत नाम रोशन किया, तो उन्हीं को मानकर हमारे देश में वो भी प्रतिनिधित्व का अधिकार रखती हैं। इसके लिए हमारे संविधान ने क्या किया, हमारे संविधान के 73वें और 74वें में
संशोधन किया गया। कानून नंबर 73वें और 74वें कानून को पारित किया गया। कानून को पारित किया गया और उनको स्थान दिया गया हमारे संविधान में। हमारे संविधान में उनको स्थान दिया गया। उनको कौन सा स्थान दिया गया हमारे संविधान में? हमारे संविधान में 33%, यानी 33% आरक्षित स्थान दे दिया गया, ताकि महिलाओं के ऊपर क्या कोई अन्याय और अत्याचार न हो। लेकिन इसके ऊपर भी सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भारत में संविधान ने महिलाओं को 33% स्थान दिया, लेकिन हमारा महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे निकला। इसने अपने देश में जो महिलाएं थी उनको स्थान देने के लिए हमारे महाराष्ट्र राज्य ने क्या कर दिया, हमको कहीं 33% स्थान नहीं रखा। कि महाराष्ट्र एक अकेला राज्य है जिसने आपको बोर्ड की परीक्षाओं में ये रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए प्रश्न आएगा कि महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं को संविधान में कितने प्रतिशत स्थान दिया गया है। तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ में जो अन्य राज्य हैं उन लोगों ने भी बाद में क्या कर दिया, इस कानून 33 के बदले महाराष्ट्र के साथ में महाराष्ट्र के अन्य राज्यों ने क्या कर दिया, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 50%। तो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों ने इस कानून को बचाकर, इस कानून को बनाकर प्रतिनिधित्व के लिए, ताकि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो क्या करें, वो आगे बढ़ें, वो प्रतिनिधित्व दिखाएं। इस कारण उन्होंने क्या कर दिया कि हमारे देश में स्थान दे दिया। अब हमारे देश में आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, हमारे देश में अगर हम 1951 से लेकर अगर हम अभी तक देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान दिया गया, ये आपकी किताब में दिया गया है, पेज नंबर 72 पे। जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लोकसभा में, हमारे यहाँ पे लोकसभा का चुनाव यानी प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, उस चुनाव के अंतर्गत हमारे देश में महिलाओं को कितना प्रतिशत स्थान दिया गया, कौन से वर्ष में कितने प्रतिशत महिलाओं ने लोकसभा की सीट के लिए भागीदारी की थी। तो हमारे देश की 1951 और 1952 में हमारे देश में जो संख्या थी वो थी महिलाओं की लोकसभा के अंतर्गत 22, यानी अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो 4.50। 1957 में फिर से हमारे देश में चुनाव हुआ, फिर संख्या थी औरतों की 22, लेकिन उसमें स्थान थे 4.45। अगर आपको नहीं वो हो रहा होगा, हाँ, जैसा कि मैं आपको एक दिखा दे रहा हूं यहाँ पर किताब के अंतर्गत, यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वर्ष 1951 और 1952 में 22 थी, 57 में 22 थी और स्थान था 4.45, 62 में 21 था 6.28, 67 में 29 था 5.58, 71 में 28 था 5.41, 77 में 19 औरतों ने सहभाग दिया महिला सांसद के रूप में और 3.51। तो ये पूरा आपके संबंध में जो आंकड़ा आपको दिया गया है, इस आंकड़े को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में 2014 तक हमारे देश में महिलाओं की जो स्थान था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं को जो स्थान दिया गया, जो सम्मान दिया गया, वो ताकि औरत की प्रतिष्ठा बनी रहे और उनको परंपरागत वर्चस्व हमारे जो देश में पहले से स्थापित किया गया है, वो हमारे देश में महिलाओं को मिले। तो हमारे देश में, जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, इस चार्ट के अंतर्गत आपको यही बात बताई गई कि हमारे देश में किस प्रकार 1951 और 52 में चुनाव होने के बाद 2014 जब तक की अपनी किताबें छपी थी तब तक में हमारे देश में कितनी प्रतिशत महिलाएं थी जिनको कि संविधान में स्थान मिला, ताकि वे अपने क्या करें, अपनी जरूरतों को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने आत्मसम्मान को बचा के रखें और साथ में अपने लोकतंत्र और जागरूक और व्यापक हो गया, ताकि महिलाओं को स्थान मिलने के पश्चात उनके अंदर जो धर्म हिंसा होती थी तो उनको कानून को बदलाव किया गया
73 और 74 कानून को संशोधन के अंतर्गत इनको 33% स्थान भारत में दिया, लेकिन महाराष्ट्र एक राज्य ऐसा बना जिसने सभी चीजों में, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो औरतों को खड़ा होने के बारे में, चुनाव में संबंध के बारे में, हमारे देश में नौकरी के संबंध के बारे में 50% स्थान आरक्षित कर दिया गया। इसके लिए महिलाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा अग्रणी था, जिसने सबसे पहले ये काम किया गया, और महाराष्ट्र का देखा देखी बाकी राज्यों ने ये काम किया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले संविधान की प्रगति पढ़ी। संविधान की प्रगति के अंतर्गत हमने सामाजिक न्याय और समता को समझा। उसके अंदर सबसे पहले मैंने फिर से एक बार दोहरा देता हूं, सबसे पहले मैंने लिखा था आरक्षित स्थानों की नीति, फिर दूसरा लिखा था अनुसूचित जाति और जनजातियों पर होने वाले जो अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं उनसे प्रतिबंधित कानून, तीसरा पॉइंट लिखा था मैंने अल्पसंख्यकों के लिए स्थान, और चौथा पॉइंट मैंने आपको लिखा क्या, महिलाओं से संबंधित कानून और प्रतिनिधित्व, कि महिलाएं किस प्रकार हमारे देश में कानून के अंतर्गत आकर अपने पिता और पति के जो संपत्ति है उसमें स्थान प्राप्त कर सकती हैं, साथ में शिक्षा, रोटी, रोजगार उसमें स्थान प्राप्त कर सकती हैं। अगर उनके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है तो उनके लिए अलग कानून बनाया गया है, अगर यौन अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए अलग कानून बनाया गया। साथ में हमारे यहाँ पर हमारे भारत देश ने 73 और 74 कानून में संशोधन किया, यानी संविधान की किताब में कानून नंबर 73वां और कानून नंबर 74वां संविधान का जो संशोधन उसमें किया गया, और उसमें 33% स्थान हमारे देश की महिलाओं को पारित कर दिया गया। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र और अन्य राज्यों ने क्या किया, 50%, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अग्रणी था, जैसा कि आपको बताया मैंने। बोर्ड का प्रसिद्ध रिक्त स्थान है ये कि महाराष्ट्र में कितना प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, तो 50। लेकिन महाराष्ट्र का देखा देखी बाकी राज्यों ने भी कहा कि हम भी हमारे राज्य की महिलाओं को 50% स्थान आरक्षित करते हैं। अब ये हमने जानकारी अभी तक ये पूरा पढ़ा। क्या पढ़ा अभी हमने, जो कि अभी बताया मैंने कि सामाजिक न्याय और समता। अब हमको पढ़ने जाना है न्यायालय की भूमिका, और उसके बाद हमने वो देखा कि सूची के अंतर्गत, मेरे को उम्मीद है आप लोगों ने सब लिख लिया होगा ये, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमने पढ़ने जा रहे हैं इसका जो आखिरी पार्ट है। अब आखिरी पार्ट जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आखिरी जो पार्ट है वो है इसका, जैसा कल आपको बताया लोकतंत्र के 3 पार्ट हैं। तो पहला है संविधान की में, जो अपना पार्ट का नाम है संविधान की प्रगति में, तो पहला था लोकतंत्र, दूसरा था सामाजिक न्याय और समता, और तीसरा जो आता है वो आपको बता रहा हूं न्यायालय की भूमिका, तीसरा पार्ट, न्यायालय की भूमिका। अब हमारे देश में अगर न्यायालय न हो तो सारे लोग, सभी के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने से चूकेंगे नहीं। लेकिन अगर जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। तो हमारे देश में संविधान ने बना के रखा न्यायालय, और न्यायालय को एक अलग से ही अधिकार देके रखा कि आप किसी के, आपके पास जो भी फरियादी आता है आप उसके साथ में न्याय करिए, और उनको न्याय के साथ में उनको बताइए कि किस प्रकार हमारा देश में वो आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हमारे देश में हमारा न्याय पे भरोसा हो सकता है। जैसे कि आज भी हमारे देश में न्याय जिंदा है। अगर कोई किसी पर अत्याचार करता है तो हमारे देश में एक कहावत ही है, क्या कह दिया जाता है उसको, कि मैं तुमको कोर्ट में देखूंगा, मैं तुमको यहाँ कोर्ट के बाहर, हमको कोर्ट के अंदर जाकर न्याय लेना है, तो कोर्ट के बाहर जब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जब उनके साथ न्याय नहीं हो पाता तो वो किसके अंदर खटाते हैं, न्यायालय का। तो संविधान का जो मौलिक ढांचा है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है संविधान का मौलिक ढांचा। अब संविधान का जो मौलिक ढांचा है, संविधान का मौलिक ढांचा जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि हमारे देश में संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा जो बनाया हुआ संविधान था, अगर उस संविधान से कोई छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ करने का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में कोई ऐसी सरकार आती है कि जो हमारे संविधान को ही बदलने की प्रारूप को कोशिश करती है, तो हमारे पास एक रास्ता बचता है कि हम किसका दरवाजा खटखटाएं, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। और न्यायालय यानी हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय जो है
सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय वो दिल्ली में है, उनका दरवाजा खटखटाकर हम अपने लिए न्याय मांग सकते हैं कि उनका भगवान की दया से अपने यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है उसको, उसका जो मौलिक ढांचा है, यानी जो किताब पहले लिखी जा चुकी है उसको बदलने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम न्यायालय में उसको चोट पहुंचा सकते हैं, उसको कहते हैं। तो मौलिक ढांचा के अंतर्गत क्या आता है कि संविधान को चोट पहुंचाने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये मौलिक ढांचा बदलते हुए हमारे देश में क्या कर दिया गया कि हमारे देश के लोगों को एक कानून दे दिया गया कि अगर मौलिक ढांचे के अंतर्गत कोई सरकार छेड़छाड़ कर रही है, कोई सांसद, कोई संसद, कुछ भी अगर अपने अधिकार को स्वीकार न करते हुए आपके यहाँ पर, आपके राज्य में या आपके साथ में, या आप उस मौलिक ढांचा के अंतर्गत जो आपका कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत आपको जो नियम दिए गए हैं उसके अंदर बदलाव करके आपका हक छीनने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो हम न्यायालय की भूमिका को अदा कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय में जाकर हम संविधान का मौलिक ढांचा जो डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है उस पर चर्चा कर हम उसके बारे में कोर्ट में केस कर सकते हैं और वहां पर हमको न्याय मिलेगा। ऐसी उम्मीद से हमारे देश में तीसरा जो कानून बनाया गया, न्यायालय की भूमिका, तो उसके अंतर्गत संविधान। तो न्यायालय का पहला काम क्या है? न्यायालय का पहला काम है संविधान का मौलिक ढांचा और जो स्वरूप, जो हमारे देश जब आजाद हुआ तो 1950 में संविधान पारित हो गया, उसके बाद जो लोगों को स्थान मिला, जो लोगों को इज्जत मिली, जो उसमें कोई बदलाव न करते हुए सभी को उचित न्याय और उचित वो मिले, इसके लिए संविधान ने न्यायालय को एक क्या दे दिया, एक पावर दे दिया गया, एक हक दे दिया गया कि अगर कोई कहीं पर अत्याचार हो रहा है तो आप उससे बचा के रखिए। दूसरा, महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय, महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय। अब महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय, अब इसके अंतर्गत हमारे जो भी हैं उसके अंतर्गत बालकों के अधिकार आते हैं, मानवाधिकार आता है, महिलाओं की प्रतिष्ठा आती है, साथ में उनकी इज्जत बनाए रखने के लिए व्यक्ति जो भारतीय है, अगर भारतीयों के संबंध में उनको अगर स्थान नहीं मिला गया है तो उनके साथ में अगर अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है तो साथ में उनको अच्छा बर्ताव मिले। आदिवासियों को इसके अंतर्गत समाधान किया गया है। फिर से मैं इसे बता रहा हूं, महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय इसके अंतर्गत हमारे देश में, अगर आपको पता होगा 14 वर्ष से जो छोटे बालक हैं उनको हमारे देश में काम कराना बाल मजदूरी के अंतर्गत कहलाता है। तो बालकों के लिए, तो उसके लिए महत्वपूर्ण न्यायालय ने किसको अधिकार दिया गया? बालकों का अधिकार, बालकों का अधिकार दिया गया। साथ में किसका अधिकार दिया गया? मानवाधिकार का संरक्षण। दूसरा रखा गया मानवाधिकार का संरक्षण। तीसरा रखा गया महिलाओं की प्रतिष्ठा। तो बालकों को अधिकार दिया गया। मानवाधिकार, हम सभी लोग मानव हैं, अगर मानव को मानव के साथ जैसा व्यवहार नहीं होता है तो भी हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, हमारे ऊपर ये जुल्म हुआ है, हमको मानव नहीं समझा गया, हमको दूसरा कुछ समझकर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है। तो मानवाधिकार का संरक्षण, हमारे अधिकारों का संरक्षण करने के लिए भी न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा आता है महिलाओं की प्रतिष्ठा, यानी महिलाओं की इज्जत बनाते हुए हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार हमने इसके पहले पढ़ा कि महिलाओं को उचित स्थान दिया गया, 33% से हमारे महाराष्ट्र राज्य ने 50% स्थान कर दिया गया। लेकिन न्यायालय की क्या भूमिका है? तो न्यायालय की दो भूमिका है। न्यायालय का पहला काम क्या है? संविधान का मौलिक ढांचा, यानी संविधान जो है अगर कोई बदलने की कोशिश कर रहा है तो उसको न बदलते देने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। दूसरा काम क्या है? हमारे
अपने संविधान यानी न्यायालय का दूसरा काम क्या है, महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय किसके बारे में निर्णय, अगर हमारे देश में बालकों का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, मानवाधिकार का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, मानव का जो अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है, महिलाओं की प्रतिष्ठा इसकी इज्जत देने के बाद संविधान में वो अधिकार अगर वो छीन रहे हैं, तो इतना छीनने के बाद जो कोई अन्याय अत्याचार कर रहा है वो सारे लोग कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और अपना अधिकार मांग सकते हैं। यहाँ पर आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर संविधान की प्रगति, ये जो पहला पार्ट था ये पूरा हो गया है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कुछ लोग जिनको ये पार्ट नहीं समझ में आया है वो, या कोई प्रश्न आपके ऐसे रह गए हैं कि जो आपको पूछने हैं मुझसे, तो आप लोग बेझिझक होके पूछिए। सर। हाँ सर, एक मिनट ना। दादर अनु यादव। हेलो, हाँ बेटा पूछो बेटा। हेलो हेलो। हिसाब से चलिए, अभी आप लोगों को प्रश्न पूछना है। जैसा कि मैंने आपका कोई प्रश्न है? हाँ बेटा पूछो बेटा। अंकित विश्वकर्मा। अंकित विश्वकर्मा। हाँ बेटा पूछो, अंकित विश्वकर्मा पूछो बेटा। यस सर। सर जो हाँ आपने महाराष्ट्र के जो कानून तो महिलाओं का जो बताया है सर, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे क्या? अच्छा, महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए नहीं, मैंने क्या कहा, सामाजिक न्याय और समता के अंतर्गत हमारे देश में महिलाओं के लिए अलग कानून बना के रखा गया, ताकि उनके साथ में न्याय मिले, उनको समता, उनको एक बराबर रखा जाए, महिलाओं के ऊपर ऐसा ना हो कि कोई अन्याय और अत्याचार करे, इसीलिए महिलाओं को अलग से कानून बना के दिया गया। तो हमारे संविधान ने जो किताब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखी, उसके अंतर्गत 73वें और 74वें कानून के अंतर्गत हमारे उसके अंदर उसके बदलाव किए गए और पूरे भारत में 33% स्थान दिया गया। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा था, 3 और 3 33% स्थान दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा प्रथम राज्य था जिसने क्या किया कि हमारे देश की जो महिलाएं थी उनको 50% स्थान दिया। उनको क्या कहा कि आप 50% स्थान लीजिए, और हमारे महाराष्ट्र का देखा देखी बाकी राज्यों ने भी महिलाओं को 50% स्थान दिया। किस बारे में, चाहे वो चुनाव के बारे में हो, चाहे रोजगार के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, हर जगह पर महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित रखी गई। यानी 100 स्थानों का अगर आपके पास है तो 100 स्थानों में 50% नौकरी किसको मिलेगी, महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं को मिलेगी। ये स्थान रखा गया। सुनना है बेटा? यस सर। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? पार्टिसिपेंट और कोई प्रश्न किसी का? अभिलाषी सर, आप कोई पूछना है प्रश्न? यादव। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ बेटा बोलो। आप पूछो सर, एक बार वो बोर्ड दिखाइए ना। बोर्ड दिखाऊं? हाँ ठीक अच्छा। सर। हाँ चलो बोर्ड देखो। हाँ थोड़ा साइड हटिए सर। एक मिनट। बोर्ड दिख रहा है बेटा? हाँ सर, हो गया सर। यही नहीं आ रहा था, इसको लिखना था। अच्छा, आप लोग लिखा नहीं था, कोई बात नहीं बेटा। तो ये महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय यहाँ पे। हाँ, और कुछ पूछना है बेटा? कुछ पूछना है बेटा? कुछ पूछना है आपको? यानी इसका अर्थात ये हो गया कि सारे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया कि आज हमारे देश में सामाजिक न्याय और समता, आज हमने ये पढ़ा, लोकतंत्र का दूसरा नियम और लोकतंत्र का तीसरा नियम जो हमारे संविधान ने दिया, न्यायालय, हमने उसके बारे में जानकारी हासिल की। यानी संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और समता सभी को मिले, और साथ में तीसरा क्या बात पढ़ा, न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका पढ़ी। तो न्यायालय का प्रथम काम, जैसे आपको बता दिया, संविधान का मौलिक ढांचा वो है, और दूसरा काम क्या है कि महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय, बालकों के लिए अधिकार, मानवाधिकार संरक्षण और महिलाओं की प्रतिष्ठा, ये बना के रखने का काम किसका है, न्यायालय का है, जो कि संविधान ने न्यायालय को दिया है कि अगर आपके पास कोई आता है तो आप उसके साथ में न्याय करिए।
और कोई प्रश्न किसी का? और कोई प्रश्न किसी का? सर नवघर सुमित यादव, एक प्रश्न है। तिलक नागा सकीना। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन था, अगर हाँ जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको वोट देने का अधिकार दिया है, हाँ खड़ा है, अगर जो जनता होती है यानी जो मानव है वो अगर वोटिंग ना करे तो क्या होगा? अगर हमारी जनता, सभी को देखो अधिकार दिया गया है। अभी तो हमारे पास, अगर हम लोग जब पार्ट नंबर 2 पढ़ने जाएंगे ना बेटा, चुनाव की प्रक्रिया, पार्ट नंबर 2 चुनाव की प्रक्रिया में जो आपका सवाल है ना, आपके सवाल का हल आपको पार्ट नंबर 2 चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत मिल जाएगा। कि हमारे देश में पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से हमारे देश में ईवीएम मशीन, आपने हमको मालूम होगा कि वोट देने की एक मशीन आ गई है, उसके अंतर्गत अगर आपको लगता है कि मुझे, जितने भी लोग आपके यहाँ पर खड़े हैं, आपके राज्य से खड़े हैं, चाहे आपके नगर के खड़े हैं, चाहे कहीं भी खड़े हैं, और आप वहां के अंतर्गत आते हैं कि जहां पर आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन वोट कौन दे सकता है? जो 18 वर्ष के ऊपर है। कल ही आपको टीचर ने बताया होगा, जो 18 वर्ष के ऊपर है उसी को मताधिकार का हक है। तो 18 वर्ष के ऊपर वाले जो भी हैं, अगर उनको लगता है कि ये जो सारे लोग खड़े हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और कोई भी लोग, मुझे ऐसा लगता नहीं कोई लोग मेरे लिए काम कर सकता है, तो एक बटन ईवीएम मशीन में, जो कि पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा, ईवीएम मशीन में क्या कर दिया गया है, एक बटन बना के दे दिया गया है। उस बटन कहते हैं नोटा का बटन, यानी मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता या चाहती हूँ, उसके अंतर्गत एक और नियम बनाकर संविधान ने क्या कर दिया, ईवीएम में एक मशीन बना दिया गया कि मेरे लायक हमारे ये समाज में जितने भी लोग खड़े हैं वो कोई नहीं है, मैं इसका बटन दबाता हूं, यानी ये सारे लोग खराब हैं, सारे लोग बेकार हैं, हम इनको वोट नहीं देना चाहते। हाँ तो ये सर, एक पार्ट और नंबर 2 क्वेश्चन था। में बोलिए। एक और क्वेश्चन था कि आपने कहा कि महिलाओं से दहेज लिया जाता है, पर आजकल ये संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर कोई इसका उल्लंघन करे तो क्या करना चाहिए? तो कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो बेटा उसके अंतर्गत मैंने लिखा था बोर्ड पर, घरेलू हिंसा, आपने ध्यान दिया होगा, घरेलू हिंसा वो अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा, तो आपको उसके खिलाफ, अगर बालकों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। वो घरेलू हिंसा के लिए हमको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर जो इंसान घरेलू हिंसा कर रहा है उसके खिलाफ हमको पहले कंप्लेन करनी पड़ेगी। कंप्लेन करने के पश्चात आपको आपका हक, जो कि हमारे संविधान ने दिया गया है, पुलिस पर कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करने के पश्चात आपको आपका हक, जो भी इंसान व्यक्ति आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला के ऊपर चाहे बालक के ऊपर, उसको उसका हक जरूर मिलेगा। ये हमारे संविधान ने लिख कर दिया है, क्योंकि हमारी किताब में लिखा गया है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, न्यायालय की भूमिका, न्यायालय यही काम करता है कि आपको आपका हक दिलाए, और इसमें 100% आपको आपका हक मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न? हाँ सर अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अच्छा समय हो गया है। हेलो। अच्छा चलो, अच्छा बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज अपना ये पार्ट पहला पूरा हो गया, और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब आप लोग क्या है, किताब उताब से आप क्या करेंगे, किताबों से सारे प्रश्नों को याद करने की कोशिश करेंगे। जितना पॉइंट मैंने लिखाया है उन पॉइंटों को आपने अच्छी तरह लिखकर किताब पढ़कर आप लोग प्रश्न के उत्तर लिखना शुरू करेंगे। और उसमें कोई कठिनाई हो तो अपने स्कूल के शिक्षक से आप संबंध कर सकते हैं, संपर्क करके आप लोग बात कर सकते हैं। या अब मैं आपको जो भी पाठ दूसरा रहेगा, चाहे इतिहास का चाहे राजनीतिक विज्ञान का, तब मैं आपको जो दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा उसमें भी कोई प्रश्न रहेंगे, आप इसी प्रकार मुझसे पूछा करिए, अपने प्रश्नों को सॉल्व किया करिए, ताकि आपके मन में जो विचार हैं वो बाहर निकल के आए। इसी प्रकार आप लोगों का सभी का धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।